नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं अध्यापक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जो संभावित है जनवरी 2026 में होना, उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर मैं आज विशेष और पूर्ण डिटेल के साथ एनालिसिस करूंगा ताकि आप एक व्यवस्थित तरीके से रणनीति बना करके किस तरीके से आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके। मैंने इस सिलेबस को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसी तरीके से पढ़ा और सिलेक्शन भी लिया। तो जिस तरीके से मैंने इस सिलेबस को किस तरीके से कम समय में कवर किया, उसी तरीके से आपको भी एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी प्लानिंग बनाने का मैं आपको निर्देश दूंगा ताकि आप इस सिलेबस को अच्छी रणनीतिबद्ध तरीके से पढ़ करके, अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, टेस्ट सीरीज दे करके और आप सुनिश्चित रूप से सिलेक्शन पा सकते हैं। तो हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस के ऊपर कंबाइंड रूप से डिस्कशन करेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि जनवरी 2026 के अंदर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो आज से भी यदि हम लोग देखें तो मोटे मोटे तौर पर हमारे पास में लगभग 200 दिन का समय बचता है। तो 200 दिन की एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी गुड प्लानिंग बना करके और आप अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें, क्योंकि भर्ती परीक्षा जो जैसे लेवल 1 के अंदर पोस्टर डिवाइड होगी, उसके बाद में लेवल 2 में होगी। लेवल 2 में भी बहुत सारे विभिन्न सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास में पहुंचते पहुंचते पोस्टें हैं वो थोड़ी सी कम रह जाएगी। लेकिन अपनी जज्बे के साथ, जुनून के साथ यदि आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाएगा। तो सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, जैसे सामाजिक अध्ययन का मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे शुरू जो स्टार्टिंग का 130 नंबर का सिलेबस है वो सबके लिए सेम है। लास्ट में 20 नंबर की साइकोलॉजी और 10 नंबर का आईसीटी वो सबके लिए कॉमन है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिविडेशन वो है, विभाजन हो जाएगा। तो इसमें राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और भाषा, जो राजस्थानी भाषा है उससे संबंधित आपके 80 अंक है। 80 अंक का ये सिलेबस आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप किस तरीके से कवर कर रहे हैं, क्या चीजें हैं आपके ऊपर देखो। और यही यदि आप लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला सेम पार्ट है, कोई भी टॉपिक चेंज नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं है और ये 100 नंबर का हो जाएगा। लेवल 1 के लिए 100 नंबर का है, वहीं लेवल 2 के लिए 80 नंबर का है। इसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान का भूगोल का पहले ये पार्ट दिया हुआ, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यानी कि राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसमें मरुस्थल है, अरावली है, पूर्वी मैदान है, हाड़ौती का पठार है, राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की स्थापना, संभागीय व्यवस्था, इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है और इन चीजों को याद भी करना है। दूसरा, किसी भी एकेडमी का आप एक एप्लीकेशन लें और उस एप्लीकेशन में से टेस्ट सीरीज है वो आप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज हर वीकली आपको एक टेस्ट देना है, ये मस्ट है। और अपने सिलेक्शन की आपको खुद की एक बेस्ट रणनीति बनाना है। पढ़ने से किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरकारी नौकरी मिलती है अच्छी रणनीति से, अच्छी प्लानिंग से, जिसमें आपको पढ़ना भी है, टेस्ट भी देना है और नियमित रूप से आपको पढ़ाई रोज करनी। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कोई एक ब्रेक ले ले, 1 दिन का, 2 दिन का, ऐसे हमें नहीं करना है। उसके बाद में मानसून तंत्र और जलवायु, यानी कि मानसून का पैटर्न क्या है भारत में और उसके बाद में जलवायु कैसी है भारत की, ये सारी चीजों का अध्ययन करना है। अपवाह तंत्र और झीलें, राजस्थान की नदियां और राजस्थान की झीलों वाला टॉपिक है, जिसमें बांध है, एनीकट है, जल संरक्षण की विधियां हैं, जल संरक्षण की नवीन विधियां क्या है, जल संरक्षण की प्राचीन विधियां क्या है, कुएं, टांके, बावड़ी, इन सारी चीजों का हमें अध्ययन करना है एवं तकनीक होगी। उसके बाद में राजस्थान में वन संपदा, वन की नई वन रिपोर्ट है ये वाली। और ये जो सारी क्लासें, ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं वो आपके जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर प्लेलिस्ट में नदियों तक का चैप्टर हो चुके हैं। उसके बाद में धीरे धीरे और करवा दूंगा। एमसीक्यू टाइप के प्रश्न है वो भी है। इसके अलावा जैसे आगे हम लोग सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करते हैं वाले हैं कि मैं आपको कौन कौन से टॉपिक इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे कंप्लीट करवाने वाला हूं, इतने व्यवस्थित तरीके से कि कोई भी प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड और अपनी अप्रोच से बाहर नहीं जाएगा। हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से, ताकि उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करके पढ़े तो हम लोग एग्जामिनर की सोच तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद में मृदाएं और मृदा संरक्षण, राजस्थान में सॉइल वाला चैप्टर है। राजस्थान की प्रमुख फसलें, इट मीन्स राजस्थान में कृषि वाला पूरा चैप्टर है। जनसंख्या, जनघनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, यानी कि लगभग जो पूरा जनसंख्या वाला टॉपिक है वो जोड़ दिया है।
राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र, राजस्थान की कौन कौन से ट्राइब्स हैं और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे शासी जनजाति कहाँ निवास करती है, शहरिया कहाँ निवास करती है, ग्रासिया कहाँ पे है, भील, मीणा, इन सारी जनजातियां, इनका पहनावा और कितनी कितनी पॉपुलेशन, इनके बारे में डिस्कशन। धात्विक और अधात्विक खनिज, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, कौन कौन से खनिज। राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा में भी परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र और राजस्थान के यातायात के साधन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, उसका आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में इसी में इतिहास और संस्कृति, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का 5 सभ्यताएं आपको पढ़नी है, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट सभ्यता। सेकंड ग्रेड वाली सेम है, लेकिन बालाथल सभ्यता एक एक्स्ट्रा है। इन सभ्यताओं से जुड़े हुए इनकी खोजकर्ता कौन है, कौन सी नदी के किनारे, कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको एक एक मुख जबानी याद होनी चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ना है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे प्रमुख राजवंश कौन से हैं, उनकी प्रशासनिक व राज व्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो प्रश्न आते हैं अधिकांश थर्ड ग्रेड में वो पूछे जाते हैं, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी और इनकी राज व्यवस्था क्या थी। राजस्थान की स्थापत्य कला, जैसे किले पढ़ने, आपको स्मारक पढ़ने हैं, बावड़ियां पढ़नी और हवेलियां, और ये सब कुछ पढ़ने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यदि आप 10th की बुक पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर है वो प्रश्न नहीं जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको फिर से पढ़ लेना। राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, यदि आप तृतीय श्रेणी भर्ती अकॉर्डिंग परीक्षा के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं तो 9वीं और 10वीं की बुक जो पीले रंग का उसका पृष्ठ है, यदि वो आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न अपनी अप्रोच से आपके उस चीज से बाहर नहीं जाने वाला, 100% गारंटी। क्योंकि मैंने भी इन 9वीं और 10वीं की बुकों को ही याद किया था कंप्लीटली, पढ़ा नहीं था, याद मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीजें याद होनी चाहिए। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये सारे जैसे पूरा कल्चर ही हो गया इसमें। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा क्या रही, राजस्थान की विरासत क्या है, इन सारी चीजों का अध्ययन। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, हिस्ट्री में आगे वापस राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख राजस्थान में संत कौन कौन से हैं, और राजस्थान के लोक देवता, लोक देवताओं का निवास स्थान कहाँ पे है, उनका घोड़े का नाम क्या था, माता का नाम क्या, पिता का नाम क्या, ईच एंड एवरीथिंग जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में मुख्य जबानी आपको याद होनी चाहिए यदि आपको इस परीक्षा को क्रैक करना है तो। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से, हिस्टोरिकल पैलेस। राजस्थान के प्रमुख का व्यक्तित्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस किस व्यक्तित्व ने ऐसी कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उनसे भी पहले जो साहित्य से जुड़े हुए उनसे संबंधित है। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, ये आपको याद करना है। राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तशिल्प इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टॉपिक से एक एक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या रहा, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन और किसान आंदोलन, और ये सारे टॉपिक इन बुकों में दिए हुए हैं। प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। तो एक प्रश्न प्रजामंडल से 100% पूछा जाता है और एक प्रश्न एकीकरण से 100% पूछा जाता है। फिर है राजस्थानी भाषा, ये दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र के बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्यात्मक टॉपिक है, लेकिन इनसे भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, क्षेत्रीय बोलियां कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है और कौन कौन सी किसकी उप बोली है, किस बोली पर किस किस का प्रभाव है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख राजस्थान की कृतियां कौन सी है, साहित्य वाला जो टॉपिक है उसको आपको डेली, मतलब कि एक एक साहित्यकार आपने उठा लिया, उसकी बुकें कौन कौन सी है, उनकी कृति कौन कौन सी है, उनके ऊपर पद्म भूषण, पद्म विभूषण को यदि कोई अवार्ड मिले तो वो कब मिले, किस सन में मिले, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार कौन कौन से, राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य, राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य, मीराबाई और इन सब का आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में एक पार्ट जो अपना कंप्लीट हुआ वो लेवल 2 में है 80 नंबर का, वही लेवल 1 में है आपके 100 नंबर का। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक यानी करंट से रिलेटेड, ये जो सारी चीजें हैं 50 नंबर की टोटल आपके सिलेबस में 50 नंबर। वहीं यदि लेवल 2 के कोई स्टूडेंट होगा तो उनको यह जो पार्ट है वो 80, सॉरी लेवल 1 वालों का है वो 80 नंबर का हो जाएगा, लेवल 2 के उनके 50 नंबर का होगा।
राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में राजस्थान के जैसे राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पक्षी, और राजस्थान क्या राज्य पक्षी के बाद में राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हमें एक एक डिटेल, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका इंग्लिश नाम क्या है, कहाँ कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, कब राज्य पक्षी का दर्जा मिला, ये सारी चीजें आपको डिटेल से याद होनी चाहिए। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। अभी जैसे अभी गवर्नमेंट बनी, इन्होंने 15 दिसंबर 2023 को अपनी शपथ ली। शपथ के बाद में इस गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं चल रही और उसके बाद में किन किन योजनाओं के नाम चेंज किए, ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ये सारे रिसर्च सेंटर है आपको याद रखने हैं। और लगभग 90 के आसपास में रिसर्च सेंटर है। प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, ये पूरा पार्ट है, ये मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट 100% करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले भी आपको जहां से ये सोर्स मिले एक बार जरूर आप याद करें। 90 के आसपास में रिसर्च सेंटर है, हम लोग पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, अब धार्मिक स्थल में लोक देवताओं से संबंधित भी हैं और लोक देवियों से संबंधित भी धार्मिक स्थल है, वो आपको याद करने हैं। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, भाला फेंकने में कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद में देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किससे है, कब कब इनको अवार्ड मिला, टोक्यो ओलंपिक में कौन से इन्होंने अवार्ड लिए, और उसके बाद में इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके, कितने स्वर्ण पदक अभी तक इन्होंने ओलंपिक गेमों में जीते, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब ठीक है, भक्ति शर्मा का संबंध किससे, राजस्थान से संबंधित जो भी खिलाड़ी, जो प्लेयर रहे, उनसे संबंधित आपको चीजें पढ़नी है। उसके बाद राजस्थान में बास्केटबॉल एकेडमी कहाँ पे, महिला बास्केटबॉल एकेडमी कहाँ पे है, ये सारी चीजों से संबंधित आपको जानकारी हो याद रखनी है। और मैं यहां तक आपकी अप्रोच बनवा दूंगा कि कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन कौन से अवार्ड अभी तक जीते और क्या क्या चीजें आपको इनमें से याद रखनी है। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल इत्यादि, ये हालांकि आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते ये आ जाते हैं बीच में, फिर भी हमें इनमें से और चीजें याद रखनी, जैसे माही सागर डैम कौन से, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल इत्यादि है, जैसे माई बजार सागर डैम कौन कौन से फेमस पर्यटन स्थल है, वो भी इसमें आ जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, इसको हम लोग ज्योग्राफी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये राजस्थान की पॉलिटी से लिया हुआ एक टॉपिक है छोटा सा। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, जनता के कल्याणकारी योजनाएं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, महिलाओं में जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए योजना, या फिर जो बिटिया अब पहले 1 लाख रुपए थी, लाडो योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए कर दिया। ये सारी जो योजना है इनको हम लोग जन कल्याणकारी योजना की संज्ञा देते हैं। शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार, गवर्नमेंट कौन कौन से एप्लीकेशन लेके आ रही है, ठीक है। शिक्षा ऐप क्या है, शिक्षक ऐप क्या है, शाला दर्पण ऐप क्या है, और ये सारी जो एप्लीकेशन है इसके बारे में हमें पढ़ना। राजस्थान में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, गार्गी पुरस्कार क्या है, और ये सारी जो विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए जो सरकार की योजना चला रखी है उसके बारे में दिया हुआ है। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समिति, जैसे एसडीएमसी क्या है, एसएमसी क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, एसएमसी किस स्तर पर होती है, एसडीएमसी किस स्तर पर होती है, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको अध्ययन करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अध्यक्ष कौन थे, कब से ये लाई गई, भारत में कब कब एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये सारी चीजों से संबंधित आपको जानकारी याद रखनी है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके प्रावधान आपको पढ़ने हैं और उसके बाद में क्रियान्विति। मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि ये चीजें पढ़नी, मैं आपको यही कहूंगा कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। जिस विद्यार्थी को कंटेंट याद होगा उसके लिए ये चीजें लाभदायक है और उसी स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा। पढ़ने भर से सिलेक्शन नहीं, याद करना है, याद करने के साथ साथ में टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद में उन्हीं प्रश्नों का अपने को स्वयं मूल्यांकन करना है कि हम कितना इसमें याद कर पाए और हम अभी तक कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2011, राजस्थान से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, यानी कि 25% सीटें हैं वो
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत में सीटें 25 रिजर्व रखी गई है, जैसे बीपीएल परिवार है, विकलांग परिवार है, इनके बच्चों के लिए। राजस्थान समसामयिक की जो करंट है, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं और क्रियान्विति समसामयिकी, यानी कि लगभग 1 वर्ष तक का राजस्थान का करंट अफेयर आपको है वो पढ़ना है। और उसमें से जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी बुक आती है, उसका एक राजस्थान परिदृश्य करके पार्ट आता है, जिसमें 3-4 पेज उसमें होते हैं। आप वहां से पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में लेवल 2 वाले बच्चों के लिए संबंधित जो सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का है, लेवल 2 वाले बच्चों के लिए। और लेवल 1 का कोई स्टूडेंट है तो उनका जो संबंधित सब्जेक्ट है 90 नंबर का है, यानी 10 नंबर की, जैसे मान लो उन बच्चों के लिए हिंदी है तो 8 नंबर का हिंदी का टीचिंग मेथड है, 10 नंबर की इंग्लिश तो 8 नंबर की इंग्लिश की टीचिंग मेथड। इस तरीके से उनके 90 नंबर है। और लेवल 1 वाले बच्चों के लिए 120 नंबर का, जैसे ये सामाजिक का दिया हुआ है, मैं पुनः वापस आकर के इस एसएसटी वाले पूरे सिलेबस को बता दूंगा। उसके बाद में यानी कि लगभग 270 नंबर का सिलेबस हो चुका है। एसएसटी का कोई स्टूडेंट होगा तो एसएसटी की टीचिंग मेथड 20 नंबर की है, साइंस का है तो साइंस का टीचिंग मेथड 20 नंबर का है, हिंदी का है तो हिंदी का टीचिंग मेथड 20 नंबर का है लेवल 2 वालों के लिए। शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि जो इसमें साइकोलॉजी का रोल है वो मात्र 20 नंबर का है ओनली, इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है जितना रेट में है। हालांकि 20 नंबर भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। इसमें 300 नंबर का टोटल पेपर हो रहा है और 300 नंबर से पिछली बार जो 210 नंबर की एसएसटी की मेरिट गई थी, 210 नंबर, यानी कि हमें मोटे मोटे तौर पर 70% लगभग हमें बनाने ही है। उसके बाद में शिक्षक शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका अर्थ और क्षेत्र बाल विकास वाला टॉपिक है, व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, बाल विकास व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। उसके बाद में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि वाला टॉपिक है, संकल्पना विभिन्न बुद्धि, यानी कि इसमें से 10 प्रश्न आएंगे, हर टॉपिक तक एग्जामिनर अपनी अप्रोच बनाएगा। उसके बाद में अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न अधिगमकर्ता के प्रकार, जैसे पिछड़े बालक कौन होते हैं, विमंदित कौन होते हैं, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, विशेष आवश्यकता वाले बालक। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, अधिगम पठार कौन कौन से होते हैं, डिसलेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अधिगम में इसका प्रभाव क्या होता है। मैं तो कहूंगा कि सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो मोटिवेशन का ही है। एक तो होता है आंतरिक मोटिवेशन और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। और यदि आपको आंतरिक अभिप्रेरणा से आप ओतप्रोत हैं तो आप सिलेक्शन को एनी हाउ ले लेंगे, कोई भी स्टूडेंट आपसे आगे नहीं जा पाएगा। समायोजन की संकल्पना, एडेप्टेशन क्या होता है, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या है। आप एक अच्छे, इतना गुड सिलेबस पढ़ करके और आप एक अच्छे श्रेष्ठ शिक्षक बने, ऐसी में आपसे आशाएं और उम्मीदें रखता हूं। सूचना और तकनीकी वाला पार्ट है, 5 प्रश्न आएंगे। अब कोई स्टूडेंट ये सोच लें कि 5 ही तो प्रश्न है, क्या है, लेकिन नहीं, मैंने इस सिलेबस का एक एक सेक्शन पर बहुत अच्छे से काम किया था। जैसे 80 नंबर वाला पार्ट पहले तैयार किया, 50 वाला किया, 120 वाला किया, 20 टीचिंग मेथड वाला किया, 20 साइकोलॉजी वाला किया, और ये 10 नंबर का लास्ट में जो आईसीटी का पार्ट था इसको भी किया। सिलेबस 300 नंबर का था, 300 के 300 नंबरों के पूरे पार्ट को पढ़ा और इतने बेहतरीन ढंग से पढ़े कि लास्ट में जाकर के फाइनल लिस्ट में अच्छे से सिलेक्शन हो गया, अच्छे नंबरों से हो गया। और दूसरा कि आज आप सभी विद्यार्थियों को मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ोगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका इजी गोइंग में सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें मैं आपका 100% साथ निभाऊंगा। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स कौन कौन से हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, उसको हम लोग एप्लीकेशन में कैसे लेके आते हैं, क्योंकि आजकल जो स्कूलों का काम हो रहा है वो शाला दर्पण एप्लीकेशन से हो रहा है। और शाला दर्पण एप्लीकेशन वही विद्यार्थी ऑपरेट कर सकता है या वही टीचर ऑपरेट कर सकता है जिसको टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान हो। उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, इसके समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अब मैं थोड़े एसएसटी वाले सिलेबस पे डिस्कशन कर लेता हूं। और ये यदि कोई साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस 120 नंबर की है, हिंदी का है तो हिंदी 120 नंबर की है, संस्कृत का है तो संस्कृत 120 नंबर की है। अब जैसे सामाजिक अध्ययन में प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता,
वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन धर्म और महाजनपद काल। बड़ा इंटरेस्ट है, 120 नंबर का 60 प्रश्न अपने लिए आएंगे और हर एक टॉपिक आप स्टूडेंटों के लिए बहुत बहुत मान्य रखते हैं। मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का धम्ब अभिलेख, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ क्या संबंध थे, सल्तनत और मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी उनकी, और आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था, और ये आप ये से मान के चलिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको जब से अंग्रेज आए तब से लेकर के मतलब लगभग आपको आधुनिक भारत का पूरा इतिहास याद होना चाहिए। पृथ्वी की गतियां, अक्षांश और देशांतर, वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन, उसकी संरचना, पवने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर, महासागर में ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल का वितरण आपको पढ़ना है। संसार की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, विश्व कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि के कौन कौन से प्रकार है, और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं, जैसे चीन में कौन सा है, रूर प्रदेश कहाँ का है, जर्मनी में कौन कौन से हैं, ब्रिटेन में कौन कौन से हैं, लंका शहर कहाँ पे है, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, ये सारे आपको पढ़ने हैं। भारतीय संविधान मतलब अमेरिका, कनाडा, इन सबको पढ़ने हैं। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया और विशेषताएं, उद्देश्य का तो आपको मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को इस तरीके से पूरी मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, सरकार का गठन और कार्य, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, स्थानीय शासन, ग्रामीण और नगरीय, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार केरल से एक महिला का प्रतिनिधित्व करने वाली का प्रश्न पूछा, बहुत बहुत डीप प्रश्न था वो। भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य का संबंध क्या क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वहां से, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी अंग्रेजों के काल में, और उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण यानी कि LPG पॉलिसी, विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में पढ़ना, इसके कौन कौन अध्यक्ष रहे, प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, सबसे लंबा कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन है, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा, और मुद्रा में आधुनिक रूप, मुद्रा के कौन कौन से रूप हुए, कितने प्रचलित रूप हुए, वो सारी चीजें, साख की विभिन्न स्थितियां क्या क्या है, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता और उसके अधिकार, उपभोक्ता कंज्यूमर कौन होता है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राजस्थान में कृषि और कृषि विपणन, कृषि उपज मंडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDFs के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये एक पूरा कंप्लीट सिलेबस है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, और मैं आपको एक बार फिर से पुनः मैसेज ये दूंगा कि आपकी रणनीति गुड होनी चाहिए। दूसरा, आपको हर वीकली एक टेस्ट अभी देना है, उसके बाद में जैसे ही नवंबर, दिसंबर और जनवरी का टाइम आ जाए तो वहाँ पिछले लास्ट के जो 60 दिन हैं उसमें आप कोशिश ये करना है कि लगभग एक टेस्ट आप डेली दे पाओ, और इतना इजी सिलेबस है, बहुत गुड सिलेबस है, और इसको आप पढ़ करके आसानी से अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित होकर के, और आगामी आने वाला आपका पूरा जो जीवन है वो आप शिक्षक भर्ती में आकर के, शिक्षा विभाग में आकर के, और एक राष्ट्र निर्माण के लिए नेक और श्रेष्ठ कार्य करें। तो आप सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और जज्बे के साथ में तैयारी कर करके सुनिश्चित रूप से सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच।